हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले आप लोग एक ऑप्टिक्स का और चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसको रे ऑप्टिक्स कहते थे। आज उसी का दूसरा ऑप्टिक्स का पार्ट है, इसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें खास करके हम लोग वेव नेचर के बारे में बात करेंगे। तो पहले शुरुआत ये वेव नेचर का करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि लाइट के बारे में रिसर्च इससे पहले से चल रही थी, यानी कि न्यूटन्स के समय से। उससे पहले भी 1675 की बात है, जब उस समय न्यूटन्स बहुत ही ज़्यादा जाने माने साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया था, कर्पस्कुलर थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो है लाइट टाइनी पार्टिकल इमिट करता है, उसको कर्पस्कल्स कहते थे। यानी कि लाइट जो भी यहाँ से ट्यूबलाइट जल रही है या लाइट जल रही है, कोई भी बल्ब है या सन रे से जो लाइट आ रही है, वो सारे एक छोटे छोटे पार्टिकल इमिट करते हैं और वो हमारे शरीर के ऊपर फॉल होते हैं। तो फिर चोट क्यों नहीं लगता, इस सब के बारे में सब बताया कि कैसे है नहीं है। तो ये सब कर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर बात बताया गया। फिर बाद में जाकर के ये थ्योरी फेल हो गया। उसके बाद जो है सो उसी समय एक डच साइंटिस्ट हाइजेंस थे, तो उन्होंने वेव थ्योरी दिया था, लेकिन इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनके सामने ही छोटा सा बच्चा, मतलब ये उसके तजुर्बा के सामने में से मानिए कि ये हाइजेंस जो थे उनके सामने बहुत छोटे थे रुतबा में, मतलब उसका जो पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में छोटे थे। तो मतलब इसका थ्योरी को माना नहीं जा रहा था। लेकिन बाद में जब थॉमस यंग के द्वारा 1801 में एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का ये फिनोमेना, जिस तरह से आप रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, उसी तरह से एक लाइट का और फिनोमेना है जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस। तो उन्होंने इंटरफेरेंस को प्रूफ कर दिया और वो इंटरफेरेंस जो होता है वो वेव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो लाइट का जो वेव प्रॉपर्टी थॉमस यंग के द्वारा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो भी बातें हो रही थी वो थ्योरेटिकल हो रही थी, बस थ्योरी दिए जा रहे थे। पहले न्यूटन्स दिए, उसके बाद आकर के हाइजेंस दिए। तो न्यूटन्स के थ्योरी को लोग मान लिए, लेकिन हाइजेंस को नहीं माने, इसलिए कि वो बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे। तो सब मान लिए कि जहाँ न्यूटन साहब बोल रहे हैं तो बिल्कुल बात सही होगा। लेकिन बाद में जाकर के इसकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन फिर बाद में 1905 में, मतलब 1905 में एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम आप लोग जान चुके हैं, आइंस्टीन आए और उन्होंने एक्यूमुलेट कर दिया कि लाइट का जो बिहेवियर है वो पार्टिकल और वेव दोनों तरह से, क्योंकि उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो लाइट के बारे में बहुत सारा इसका प्रॉपर्टी देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब किसी आदमी का नेचर अगर हर जगह बदल रहा है तो उस आदमी को क्लासीफाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो किस कैटेगरी का है, अच्छा है या बुरा है। तो उसी तरह से यहाँ पे लाइट के बारे में कहा जाएगा। लाइट जो है अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ वेव नेचर का, कुछ पार्टिकल नेचर का। तो सब तरह के प्रॉपर्टी को मिला करके बाद में जब देखा गया तो लाइट जो है सो दोनों तरह के प्रॉपर्टी शो करता है। ये ज़रूरत पड़ने पे, यानी कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो कभी बिहेवियर शो करता है पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग, कभी बिहेवियर शो करता है वेव नेचर के अकॉर्डिंग। तो यही सब बात इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, खास करके वेव नेचर, क्योंकि लाइट का पार्टिकल नेचर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी, इसके अंदर क्या कहा गया है। ये छोटा सा पार्ट है, ये बाद में फेल हो गया। तो हम लोग को खास करके जो हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है, आज का क्लास जो है सो वो हाइजेंस प्रिंसिपल के ऊपर ही है। उससे पहले हम लोग थोड़ी मेरी बात कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, हेडिंग दीजिए आप लोग, न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। ये थ्योरी जो है 1675 में, यानी कि 16 से 15 ईस्वी में दिया गया था। उस समय बहुत बड़े माने जाने साइंटिस्ट हुआ करते थे न्यूटन्स, जिसके बारे में आप जानते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, इस तरह से बहुत सारे लॉ दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जो लाइट का बिहेवियर है वो पार्टिकल की तरह है, यानी कि लाइट जो भी है वो पार्टिकल है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बल्ब जल रही है, सामने ट्यूबलाइट है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल इमिट कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल इमिट कर रहे हैं और वो हर जगह फॉल कर रहे हैं। तो वही पार्टिकल को हम लोग देखते हैं। और ये भी बताया कि ये पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही निग्लिजिबल होता है लगभग, और उसका जो मास होता है वो लगभग 0 होता है, मासलेस बताया। क्योंकि अगर जिस तरह से पार्टिकल आ रहे हैं हमारे शरीर पे फॉल कर रहे हैं, यानी सर पे फॉल कर रहे हैं, तो हम लोगों को चोट फील होना चाहिए, यानी कि फोर्स लगेगा तो हम लोगों को फील होगा कि कुछ चीज़ें आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कर्पस्कल्स या जो पार्टिकल ये इमिट करते हैं वो मासलेस है। और इसी तरह से हम लोग फोटोन कहते हैं, ये मासलेस पार्टिकल जो होते हैं उसको वेव ऑप्टिक्स में जाकर के हम लोग उसको फोटोन कहेंगे। तो पहला इन्होंने एजम्पशन कहा
कि जो एवरी लाइट सोर्स, जितने भी लाइट सोर्स हैं, चाहे सन हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, या आपका एलईडी लाइट हो, चाहे टॉर्च जलाते हैं मोबाइल से हो, चाहे सेल के द्वारा जो टॉर्च आता है उसका, ये सारे लाइट सोर्स जो है सो छोटे छोटे पार्टिकल इमिट करते हैं और उन्होंने उस पार्टिकल का नाम कर्पसल्स दिया। तो लिखते हैं उसी बात को, एक एक बात को लिखेंगे और उसके बाद इसको समझते चलेंगे। तो इन्होंने पहला एग्जाम्पल लिया, कहा कि एवरी लाइट सोर्स, जितने भी लाइट सोर्स है, एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टाइनी पार्टिकल। टाइनी मतलब होता है बहुत छोटा, पार्टिकल्स कॉल्ड अस कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स, इन्होंने ये बताया कि जो भी लाइट सोर्स है वो टाइनी पार्टिकल इमिट कर रहा है और उसका नाम उन्होंने दिया कॉर्पसेल्स, ये पार्टिकल का नाम है। तो ये जब पार्टिकल है तो पार्टिकल अगर फॉल करेगा, तो अगर मान के चलिए अगर कोई पार्टिकल, जैसे मान कर चलिए आपको एक कंचा से आपको थोड़ो किया जाए, आपके शरीर पे फेंका जाए तो आपको चोट फील होगी, लेकिन पर कॉर्पसेल्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी एक पार्टिकल है, लेकिन जब ये फॉल करती है तो हमारे शरीर पे चोट क्यों नहीं फील होता। तो इन्होंने बात बताया इसके बारे में। ये जो है पहला तो बताया कि ये इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक आप जानते हैं, इलास्टिक नेचर, अगर किसी बॉल को अगर फेंकते हैं वो रिटर्न जब आ जाता है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये इलास्टिक होता है और ये रिजिड है। रिजिड मतलब क्या है कि इसका शेप वगैरह जो है सो फिक्स होता है, उसको दबाने के बाद जो है अपना शेप को बिगाड़ेगा नहीं। और ये मासलेस बताया इस बारे में, ये मासलेस, क्योंकि अगर मासलेस है तो आप कोई भी मासलेस सब्जेक्ट से अगर आपको फेंके, अगर किसी भी चीज़ को मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे अगर रुई ले लिया जाए तो रुई का भी कुछ ना कुछ मास, अगर रुई से अगर आपको शरीर पे कोई फॉल कर रहा है तो वहाँ पे चोट नहीं फील होती, क्योंकि वो मास उसका नेग्लिजिबल है। मासलेस बताया। और ये भी बताया कि डिफरेंट शेप एंड साइज होता है, जितने भी कॉर्पसेल्स है सबका शेप एंड साइज भी होता है, डिफरेंट शेप एंड साइज। पहला एजम्पशन से इन्होंने दिया। और सेकेंड एजम्पशन जो लिया गया उन्होंने, और ये करा कि जो जितने भी कॉर्पसेल्स हैं ये रेक्टिलिनियर लाइन पे, यानी कि लीनियर डायरेक्शन में मूव करता है या इमिट प्रोपेगेट करता है, तो ये कर सकते हैं। तो कॉर्पसेल्स लिख सकते हैं। सेकेंड जो उन्होंने माना, कॉर्पसेल्स ट्रेवल्स लीनियर पाथ, लीनियर पाथ विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में जाएगा तो इसका स्पीड जो होता है वो अलग अलग होगा, इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ये बात हम लोग जानते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब चलती है तो उसका स्पीड कुछ चेंज हो जाता है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम घट जाता है, डिफरेंट मीडियम। लेकिन इसका थ्योरी का जो मानना था, जैसे कि अगर बात करें हम, इन्होंने तो कहा कि जो डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। अगर वाटर के लिए देखेंगे तो कुछ अलग होगा, कांच के लिए देखेंगे तो कुछ अलग होगा, एयर के लिए देखेंगे तो कुछ अलग होगा, और एयर वैक्यूम को हम लोग लगभग कंपेरेबल ही मानते हैं। तो ये बात जो बताया कि इन्होंने कहा दिया कि जो डेंसर मीडियम में होते हैं, डेंसर मीडियम के पार्टिकल, मतलब डेंसर मीडियम है जो उस मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं ये कॉर्पसेल्स को अपनी तरफ हाईली अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करते थे। अट्रैक्ट करने की वजह से डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा है, मतलब इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोग जानते हैं कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो ये बात बताए कि डेंसर में जो है स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होता है विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। अगर इसी को अपनी लैंग्वेज में कहेंगे तो उन्होंने कहा कि वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ग्रेटर होता है एयर से। ये बात हम जानते हैं कि अभी गलत है, क्योंकि ये बात गलत हो चुका है 1860 मतलब
1850 में, मतलब 1850 में, ये अभी हम जानते हैं कि गलत हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे एक 1865 में एक साइंटिस्ट हैं आए जिसका नाम है फौकल्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। इससे पहले जो भी बात हो रही थी वो थ्योरेटिकल हो रही थी, लेकिन 1805 मतलब ये बहुत देर की बात है। अगर देखा जाए तो ये थ्योरी जो आया था 1675 में। इसको अगर आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ईयर 1675 में। ये थ्योरी बहुत पहले आ चुका था, लेकिन ये प्रूफ जो हुआ वो जा कर के 1850 में, मतलब 1805 में फौकल्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो स्पीड ऑफ लाइट होते हैं वो रेयर में ज़्यादा होते हैं, डेंसर में कम होते हैं। और हम लोग अभी यही जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होते हैं रेयर में ज़्यादा होते हैं डेंसर के रिस्पेक्ट में। जनरली उन्होंने वाटर और एयर को लेकर देखा गया। तो यहाँ पे लिखा जाए तो एयर में ज़्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर में, लेकिन न्यूटन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय तो वो कह दिया लोग मान ली क्योंकि उसका रुतबा बहुत बड़ा था। लेकिन देखिए ये बात को मानते हुए लगभग 200 साल बीत चुका, तब तक ये बात चल रही थी। लेकिन जब तक ये फौकल्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होते हैं वो एयर में ज़्यादा और वाटर में कम होते हैं, तो ये बात उसका गलत हो गया। उसके बाद जो है सो तीसरा पॉइंट इन्होंने लिया, और ये बात अब तक भी जो सच माना जाता है, तो कहा कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट emit different shape and size of corpuscles। अब देखा जाए तो रेड कलर के लिए, जो रेड कलर की वजह से जो निकल रही है करपसल्स, उसका साइज अगर मान ले हम रेक्टेंगुलर है, मानने को ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, तो उसी तरह से अगर ब्लू कलर से जो लाइट रे इमिट कर रही है करपसल्स, उसका ट्रेंगुलर होगा। अगर उसी तरह से हम लोग अगर येलो कलर का बात करेंगे तो उसके लिए हो सकता है कि स्क्वायर हो। तो अलग अलग कलर जो होते हैं वो अलग अलग करपसल शेप और साइज के इमिट करते हैं। तो इन्होंने तीन बात को मान करके लाइट के कुछ फेनोमेनन को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो जो फेनोमेनन एक्सप्लेन किया था वो सब लिखने जा रहे हैं, तो इतना बात को आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो जो इस इतने एजम्पशन मानने के बाद न्यूटन साहब कुछ फेनोमेनन जो लाइट के बहुत सारे फेनोमेना हैं जिसको हम देखेंगे अभी धीरे धीरे कर करके। तो फेमस आप जानते हैं कि जो लाइट ट्रेवल करता है रेक्टिलिनियर पाथ पे, लेकिन रेक्टिलिनियर पाथ एक्सट्रेलियन पाथ पे, तो ये बात इन्होंने प्रूफ कर दिया अपने थ्योरी से। और सेकेंड जो है सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जनरली जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी इन्होंने प्रूफ कर दिया और रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर दिया, लेकिन बाद बाकी जो फेनोमेनन है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सो ये एक्सप्लेन कर दिए कुछ फेनोमेनन्स को, एक्सप्लेन। पहला जो किया वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अपने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट पे ये बात साबित हो गई थी। सेकेंड बात जो है सो इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर दिया। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इन्होंने बताया कि जैसे कि अगर मान ले कि कोई ये सरफेस है, अगर मान लेते हैं, आप जानते हैं कि आप अगर हम लोग पॉलिश सरफेस मानते हैं तो उसको मिरर कहते हैं। तो इसके वेव थ्योरी के इसके करपस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जैसे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं।
तो आप मान के चलिए किसी बॉल को अगर सरफेस पे फेंकते हैं तो जिस तरह से फेंकते हैं वो उस तरह से निकल जाता है। तो उन्होंने इस बात को मान करके कहा कि ये इलास्टिक नेचर ऑफ कोलिजन की वजह से ये बता दिया है कि इलास्टिक नेचर ऑफ पार्टिकल की वजह से या इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि आप देखा जाए तो ये सब पार्टिकल का अगर देख रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा था। इलास्टिक कोलिजन के बेसिस पे इन्होंने ये बात प्रूफ कर दिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही है। सेकेंड, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी प्रूफ कर दिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप जानते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अगर परपेंडिकुलर नहीं गया है तो वो अपने पास से डेविएट हो जाता है। तो इस तरह से बताया कि जी मान लेके ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इस बार ये कोई सरफेस नहीं है, ये बाउंड्री है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट तो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसको कर्पसल्स कहते थे। तो इन्होंने बताया कि जैसे ये रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो आने के बाद वो इस तरह से मूव ना हो करके, अगर जाना तो चाहिए सीधा इस तरह से ही ऐसे जाना चाहिए। तो ये अगर मान लें रेयरड मीडियम है, इसको हम मान लें कि ये वाला मीडियम जो है ये रेयरर है और सेकेंड मीडियम को अगर मान लें ये डेंसर है, ये डेंसर है। तो इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ये कर्पसल्स मतलब छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स को अपनी और बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स से खींचते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर मान कर चलिए कोई लाइट है तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ भी लगेगा, इस तरफ भी लगेगा, हर तरफ फोर्स लगेगा। तो ये सब फोर्स की डायरेक्शन है। तो फोर्स को दिखाने की वजह से ज़्यादा फोर्स होगा। तो नेट फोर्स अगर मान लिया जाए कि अगर कोई पार्टिकल्स है, ये कर्पसल्स है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ भी लग रहा है, कोई इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हर तरफ फोर्स लगा, तो एफ नेट जो आएगा कुछ इस तरह ही आ जाएगा। सॉरी, एफ ये फेंट हो गया, एफ नेट। तो एफ नेट अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड ही लग रहा था। डाउनवर्ड लगने की वजह से जो ये रे ऑफ लाइट है, अगर इसको देखा जाए कि ये जानते हैं कि नॉर्मल से ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से डेविएट हो जाते हैं, ये कुछ इस तरह से डेविएट हो जाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी समस्या नहीं है। सारे फेनोमेनन को इन्होंने एक्सप्लेन करना चालू किए। जब इसके अकॉर्डिंग आप जब आए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का फेनोमेना जो है सो, और सॉरी इससे पहले इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है। तो ये सब फेनोमेना को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जब आया ये कौन कौन से फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि लाइट के इतने फेनोमेना नहीं है, इसके आगे भी है। क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि क्लास 10 से पहले भी और क्लास 10 तक इतना ही जानते थे कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे या स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, एक मीडियम से ही उसी मीडियम में लाइट को टकरा करके आने के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो अपने पाथ से कुछ डेविएट हो जाते हैं। मतलब मीडियम जब चेंज होती है तो जो एक्चुअल पाथ उसका होना चाहिए उस एक्चुअल पाथ पे ना होकर के थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। डेविएट होने की वजह से जो उसके अंदर किसी तरह का डेविएशन आता है उसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आप ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन तीनों को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो प्रॉपर्टी को ये लाइट का जो फेनोमेनन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसको देख लेते हैं। तो चलिए, इतना फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर दिए और जो फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो कांट बी एक्सप्लेन। तो पहला प्रॉपर्टी सॉरी इसके अंदर देखा जाए तो पहला जो देखेंगे तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, मतलब जब लाइट दो रे ऑफ लाइट अगर मिलता है तो उस फेनोमेनन को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। और इंटरफेरेंस इस मतलब इसी चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर 4 लेक्चर लगभग बनने वाला है, तो उसके वजह से आप लोग इंटरफेरेंस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो पहले समझिए कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट का जो एक नया फेनोमेनन है जिसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहला जो हो जाएगा वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद इस लाइट का ही नया प्रॉपर्टी या नया फेनोमेना है डिफ्रैक्शन।
क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर किसी मतलब पार्टिकल से या किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो सीधा लाइट पे नहीं जा करके वो कुछ ब्लैक स्पॉट, कुछ डार्क, कुछ ब्लैक, कुछ डार्क और ब्लैक जो है सो एक फ्रिंज बना देता है। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, बस इतना समझिए कि इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद एक है पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इतने फिनोमेनन को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बाद बाकी जो मतलब इससे पहले जो 3 फिनोमेनन बताए उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये तीनों फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस थ्योरी को लगभग इन मतलब अब तक जो 1675 से लेकर करके 18 तक, लगभग 1801 मतलब 9th सेंचुरी का 19th सेंचुरी का जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय एक थॉमस यंग, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है थॉमस यंग्स, इन्होंने प्रूफ कर दिया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को वेव नेचर से। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रूफ किया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है सो इंटरफेरेंस को शो करता है। और इंटरफेरेंस जो है सो ये वेव का प्रॉपर्टी, ये पार्टिकल नेचर नहीं है, ये वेव का प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई चीज़ वेव का प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो वेव ही है। तो 1801 में जाकर के मतलब 18 से 1 में जाकर के दुनिया ये मानने लगी कि जो लाइट है वो वेव नेचर के। तो इससे पहले जो चल रहा था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो है सो वो थ्योरी अब तक बैन हो गया। मतलब ये अब तक देखिए लगभग 150 साल तक ये थ्योरी चलता रहा। लगभग देखा जाए तो 1675 25 साल उधर हो जाएगा पूरे ही साल, तो लगभग 150 एक्सप्रोक्स रखा जाए तो लगभग 125 साल तक जो है सो ये थ्योरी चलता रहा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लाइट एक पार्टिकल की तरह होते हैं। और यहाँ से थॉमस यंग आकर के 1801 में दिखा दिए कि वो जो इंटरफेरेंस को शो कर रहा है तो ये वेव नेचर का प्रॉपर्टी है। और कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ अगर वेव की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो वेव ही है। अगर किसी भी चीज़ का, जैसे मान के चलिए इंसान है, इंसान सांस लेता है, खाना खाता है, चलता फिरता है, अगर इस तरह से अगर मान के चलिए जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान बोलता भी, उसमें सोचने समझने की टेंडेंसी होती है। तो अगर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर है, अगर सोचने समझने की टेंडेंसी देखा जाए तो इंसान में ही खास करके होती है, जानवर में नहीं होती है। तो अगर इस तरह का प्रॉपर्टी होता है तो हम उसको इंसान कह देते हैं। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब 1801 में थॉमस यंग के द्वारा प्रूफ कर दिया गया कि ये वेव नेचर है, तब उस थ्योरी को फेल कर दिया गया। तो उसके बाद ये तो वेव नेचर को 1801 में जाके दुनिया माना, लेकिन इससे पहले ही जो हम हाइजेंस का नाम सुने थे, हाइजेंस वेव थ्योरी पहले ही 1678 में, मतलब इसके 3 साल जस्ट बाद, मतलब उसी साल दौरान आ चुका था, लेकिन उस थ्योरी को दुनिया मान नहीं रही थी। तो अब हम उसको पढ़ेंगे बेसिक, बस इतना ही समझिए। कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, इसका एंड हो चुका है। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे हाइजेंस थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि हाइजेंस थ्योरी के ही ऊपर पूरा चैप्टर ये चलता रहेगा। तो इतना को आप लोग समझ चुके हैं तो इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। इससे पहले जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो पार्टिकल नेचर था। तो अगर बात लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं करा के इन द सेम एरा, मतलब उसी काल में, इन द सेम एरा, मतलब एरा मतलब होता है 10 साल का लगभग काल होता है। 1678 ये 1678 में थ्योरी आ चुका था, लेकिन ये गलत जो मतलब पार्टिकल थ्योरी 1801 में जाकर कंप्लीटली उसको दुनिया रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले वो एक्सेप्टेबल था। तो ये थ्योरी दिए थे डच फिजिसिस्ट, मतलब डच का एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट हाइजेंस। हाइजेंस ये दिए थे वेव नेचर ऑफ लाइट, ये दिए थे वेव थ्योरी। इसके वेव थ्योरी के इसके वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी कभी जुबान फंस जाती है। तो इनके वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो माना गया ये मैकेनिकल वेव है। इसके अकॉर्डिंग जो माना गया कि लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। लाइट इज़ अ
मैकेनिकल वेव। ये हम नहीं कह रहे हैं कि लाइट मैकेनिकल वेव, इनके द्वारा जो माना गया वो मैकेनिकल वेव माना गया। तो मैकेनिकल वेव के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मैकेनिकल वेव का मतलब ही होता है कि ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। इसको लिख सकते हैं, रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। और इनके अकॉर्डिंग जो है सो ये बात हम जानते हैं कि ये मैकेनिकल नेचर नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि अब तक जो हम लोग जान चुके हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो लगभग 1873 में आ चुका है। ये इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हम लोग जान चुके हैं कि वेव जो है सो वो नॉन मैकेनिकल नेचर है। क्योंकि नॉन मैकेनिकल नेचर वो वेव कहते हैं जिसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और लाइट यही है। और ये बात, एक और बात बताएं कि जो लाइट का नेचर है ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि होता है कि जिस तरह से साउंड मान के चलिए ये जो ट्रेवल करेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब है ताकि जैसे कि वेव अगर इस तरह से ट्रेवल कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल जो है जो ऑसिलेटिंग जो भी ऑसिलेट कर रहा है वो कुछ इस तरह से, मतलब ये अगर इसका मेन पोजीशन है तो वह आगे पीछे यानी कि इसको कंप्रेशन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस तरह का नेचर ये शो करता है, जो कि ये भी गलत है क्योंकि ये लाइट के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ट्रांसवर्स नेचर का है। तो जब इन्होंने माना कि हाइजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट मैकेनिकल वेव है, तो सवाल उठता है कि जो सन से जितने भी लाइट आते हैं अर्थ तक, उनके बीच में, सन और अर्थ के बीच में बहुत सारे वैक्यूम हैं। तो वैक्यूम में तो किसी भी तरह का मीडियम है नहीं, तो वहाँ पे लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है? तो इन्होंने चिपका दिया एक ईथर थ्योरी। जो आप लोग हायर क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे जैसे कि मान के चलिए ये सन है, अगर जिस तरह से मान के बचपन में सन को बनाते थे उसी तरह से अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अर्थ है, अपना ये अर्थ है। सन से लेकर के अर्थ तक बहुत सारे लाइट आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी लाइट आता है वो सन से ही आता है। चलिए अर्थ को थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से बना लिए, ये अर्थ है। तो सन से जितने भी लाइट रे आए हैं अर्थ के ऊपर, तो ये बहुत सारे वैक्यूम होते हुए आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचता है। तो इन्होंने एक ईथर्स थ्योरी दिए थे। ईथर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ईथर्स थ्योरी ये भी अब तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं गया कि ईथर थ्योरी क्या है, लेकिन ये गलत हो चुका है। इसको फ्लैट कर, मतलब जो है सो ये इनवैलिड है। लेकिन ये बताए थे इस तरह से, ये कह रहे हैं कि जो ये ईथर जो होते हैं, ये बता दिए कि ये वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम, इलास्टिक मीडियम present everywhere in space। इसके अकॉर्डिंग स्पेस में कहीं वैक्यूम है ही नहीं। उन्होंने बता दिया कि जो स्पेस आर कॉल्ड ईथर, आर कॉल्ड ईथर, जिसको ईथर कहा जाता है। कारण कि ये मतलब इनके अकॉर्डिंग, मतलब इस ईथर थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरे वैक्यूम, मतलब पूरा अगर देखा जाए अगर सराउंडिंग मतलब यो स्पेस को, तो उस स्पेस में कहीं पे वैक्यूम है ही नहीं। उसके अकॉर्डिंग हर जगह ईथर फैले हुए हैं। तो ईथर का बारे में इन्होंने बता दिया कि ईथर जो है सो वेरी डाइल्यूट, मतलब ये बहुत ही पतला मीडियम है और हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक, अगर वेव का स्पीड का अगर फॉर्मूला आपको याद है, क्लास 11 की बात है, तो वेव का स्पीड जो निकालते थे वो इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेव का स्पीड जो है सो बहुत ही हाई होता है। तो इलास्टिसिटी देखिए, इलास्टिसिटी के बारे में कहा कि ये हाईली इलास्टिक है, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है और डाइल्यूट की वजह से डेंसिटी कम है, तो वेव का स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इनके अकॉर्डिंग ये बात कह करके ये निकल गए कि अगर आपको लगता है कि ये मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए तो लीजिए मीडियम है,
ईथर्स है, मतलब पूरा स्पेस में ईथर फैले हुए हैं और ईथर मीडियम को होकर के ही यहाँ पे सन से लेकर के सारा लाइट अर्थ तक पहुँच जाता है। तो इन्होंने इतना बात कहा और ये बात को लोग माना भी, और ये कुछ दिन तक चला। उसके बाद जब तक ये लगभग 1873 तक, ये बात को 1873 तक माना गया। इसके बाद आगे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट या ख़तरनाक साइंटिस्ट कहिए, इसका नाम मैक्सवेल है, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल नेचर का है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो इतना बात तो इन्होंने कह दिया था। इसके बाद जो है सो कहा कि अच्छा ठीक है, मेरा बात को अगर मानना है तो हमारे कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल हैं, तो इनके प्रिंसिपल कुछ है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बहुत सारे लाइट के फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो ये जो एक्सप्लेन कर पाए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब इतना कहने के बाद ये बहुत सारे लाइट के फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर दिए थे। तो कुछ को नहीं कर पाए, क्योंकि इसके अंदर भी जानते हैं कि ये डिमेरिट है, क्योंकि ये डिमेरिट के अकॉर्डिंग है कि लाइट का जो नेचर है वो मैकेनिकल है, और हम लोग जानते हैं कि लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। और इसका नेचर भी देखा जाए तो ये ट्रांसवर्स नेचर का लाइट जो अब हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये जो एक्सप्लेन कर पाए, एक्सप्लेन, इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को ये बता दिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर वेव है तो वेव का वेवलेंथ जो है सो बहुत ही कम होता है, लगभग नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में जैसे कि अगर देखा जाए तो जितने भी लाइट हैं, ये लाइट ऑसिलेट कर रहा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी चेंज, मतलब एक बार बुझ रहा जल रहा है, मतलब ऑन ऑफ हो रही है, तो लेकिन हमारा आँख जो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये हमेशा कंटिन्यूअस चल रहा है। जिस तरह के फैन को आप चलते हुए देखते हैं तो आप देख नहीं पाते, अगर बहुत फास्ट में तो आपको लगता है कि जो पूरा सा प्लेट है, मतलब हम हर जगह प्लेट ही है, लेकिन जानते हैं कि उसके ऊपर 3 ही प्लेट होते हैं, और घूमने के बाद हमको पूरा प्लेट ही दिखता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि जो इनका वेव नेचर के अकॉर्डिंग वेव लेंथ इतना छोटा, जिससे कि मान के चलिए वेव में ऐसे ट्रेवल होता है, मतलब सांप की तरह जो चलता है उसको वेव कहते हैं। लेकिन ये इसका नेचर मान के चलिए इस तरह से कुछ इस तरह से चल रहा है। तो मतलब ये तो हम तो दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिख रहा है कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की तरह हो रहा है, लेकिन ये जब होता है तो लगभग ऐसा ही हम लोग स्ट्रेट लाइन ट्रेवल मतलब ट्रेस कर देते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो इन्होंने भी एक्सप्लेन कर दिया है। पहला अगर देखा जाए तो ये कह दिए कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन कर दिया। इसके अकॉर्डिंग सेकेंड देखा जाए तो इन्होंने भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ किया, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो है इसको देखेंगे। और रिफ्लेक्शन को मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को ये प्रूफ कर चुके हैं, और इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी। और थर्ड जो है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, जहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ इसके अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। स्नेल्स लॉ आप जानते हैं कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई डिवाइड बाय साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। फोर्थ जो न्यूटन्स के द्वारा नहीं एक्सप्लेन किया गया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्योंकि यही इंटरफेरेंस की वजह से पूरा थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी को। और पांचवा है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी भी वेव नेचर को मान करके प्रूफ होता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन भी वेव का ही प्रॉपर्टी है। लेकिन ये थ्योरी मार खा गए पोलराइजेशन में। पोलराइजेशन ये मैकेनिकल नेचर का है, साथ साथ जो है सो ये मैकेनिकल वेव की थ्योरी पे ये एक्सप्लेन होता है पोलराइजेशन।
और साथ साथ जो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग पोलराइजेशन को भी लास्ट मतलब जब चैप्टर का लास्ट होगा तो उसमें पोलराइजेशन का लास्ट क्लास होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो नेचर होता है यही डिसाइड कर पाए कि जो ट्रांसवर्स नेचर के लाइट होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो देख रहा था वो लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये ट्रांसवर्स नेचर की वजह से ये प्रूफ होता है, और इनके अकॉर्डिंग जो होता है लाइट का नेचर वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बाद बाकी जितने प्रॉपर्टी थे या जितने भी फिनोमेनन थे लाइट के एक्सप्लेन कर दिए। तो इतना एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कुछ सिद्धांत अपना बताया कि मेरे थ्योरी को अप्लाई करना है या तो ये सिद्धांत पे चलना है, तो वही हम लोगों को पढ़ना है, हाइजेंस प्रिंसिपल। अगर चाहते तो हम वहीं से स्टार्ट कर सकते क्लास को, लेकिन फिर शुरुआत करने का मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हर बात को अगर आपको प्रॉब्लम पता रहता है और उसके बाद आप उसका इलाज कराते हैं तो इफ़ेक्टिव ज़्यादा होते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि इसके अकॉर्डिंग हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्यों हम लोगों को सिद्धांत मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फेनोमेनन जो लाइट को है एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका लिखना है हम लोगों को पहले हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल। अगर आप भी कोई अच्छा डेवलप साइंस में कीजिएगा तो आपका भी कुछ प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर आप लोग उस तरह से कर सकते हैं तो कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका जो पहला प्रिंसिपल में उन्होंने कहा कि एक वेव फ्रंट के बारे में डिफाइन किया। वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट क्या होता है पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। वेव फ्रंट के बारे में बताया कि ये कह रहा है इट इज़ अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मीडियम। समझेंगे इसको, पहले लिखने दीजिए। मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब ये सेम फेज क्या है, अगर अल्टरनेटिंग करंट आप पढ़े हैं तो वहाँ से आपको पता चल गया सेम फेज क्या होता है। देखिए पहले हम समझा देते हैं सेम फेज जो होता है। जैसे वेव का हम लोग जनरल इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़े हैं जो वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इसके अंदर ऑसिलेटिंग पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जनरल हम लोग लिख रहे हैं कि y = a sin ओमेगा टी या माइनस के एक्स। ये टर्म जो होता है उसको हम लोग फेज कहते हैं। तो वेवफ्रंट को पहले समझते हैं कि वेवफ्रंट क्या है। कि जैसे मान कर चलिए कभी बचपन में आप लोग, अगर तालाब है जहाँ पे पानी आराम से अस्थिर, मतलब तालाब के अंदर किसी भी तरह से पानी के अंदर रिपल्स नहीं है, वो पानी पूरा शांत है, अगर उसके अंदर आप एक पत्थर फेंकेंगे, एक किताबों में ऐसा ही दिया गया है शुरुआत में, लेकिन हम लोग ये देखेंगे तो एक प्लेन सरफेस होता है कि जो वेवफ्रंट है वो एक प्लेन है। लेकिन फिलहाल समझिए, अगर पानी के अंदर एक पत्थर को गिराते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि जो पानी का कुछ पोर्शन उठता है और वो उठा हुआ पोर्शन जो है सो पूरे चारों तरफ फैल जाता है, मतलब वो सर्कुलर पाथ पे निकलता है। जैसे पानी को गिराया तो उससे रिपल जो निकलता है, रिपल निकल करके धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ से गिराए तो ये निकल करके धीरे धीरे से करते करके ये चारों दिशा में फैल जाते हैं। जैसे फिर से देखिए, अगर इस पत्थर को गिराए, पत्थर को जैसे गिराए, डुबक से उठा, डुबक से उठने के बाद जो है सो वो सारे पानी, चारों तरफ के पानी जो है सो थोड़ा सा उसका लेयर ऊपर आएगा, वो लेयर धीरे धीरे कर करके चारों तरफ फैल जाते हैं, और वो फैल जो रहा उसी को वेवफ्रंट कहते हैं। जैसे मान करके चलिए इनके अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट सोर्स है, जैसे ये एक पॉइंट सोर्स है P, तो इस पॉइंट सोर्स से, जैसे कि ये पॉइंट सोर्स है, कि इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगा, तो पॉइंट सोर्स से हम लोग मानते हैं कि लाइट नहीं निकले, वेवफ्रंट निकल लीजिए, वेवफ्रंट, इस पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट निकलेगा। जिस तरह से भी देखे थे कि पानी के अंदर पत्थर गिराने के बाद वो उसका रिपल्स जो धीरे धीरे चारों तरफ फैल गए, तो जैसे ही यहाँ से अगर एक पॉइंट सोर्स लिए, फिलहाल पॉइंट सोर्स को लेके चलते हैं, अलग अलग सोर्स के बारे में बात भी करेंगे। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इस पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट निकलेगा, ये वेवफ्रंट निकलेगा, और ये वेवफ्रंट निकल करके चारों तरफ फैलेगा। जैसे कि यहाँ पे है तो ये चारों तरफ निकला, मतलब हर तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो अगर इस वेवफ्रंट को देखा जाए तो ये जो वेवफ्रंट निकल रहा है, ये निकल रहा है, मतलब यहाँ से पॉइंट सोर्स से इस वेवफ्रंट, यहाँ से वेवफ्रंट क्रिएट हो रहा है और निकल रहा, चारों तरफ अगर फैल रहा है, तो आप देखिए यहाँ से देखा जाए तो कुछ लाइट इस तरह से निकल रहा है, कुछ इस तरह से निकल रहा है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से।
मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम इस प्लेन में दिखाएं, ये हर तरफ से निकल रहा है। तो अगर देखेंगे तो ये जो हर तरफ से निकल रहा है, अगर किसी इंस्टेंट पे देखेंगे तो यहाँ से जो आने वाला है स्फेरिकल शेप का आएगा। अब देखिए इसी तरह से, जिस तरह से पानी के अंदर पत्थर देखिए तो वो सर्कुलर नेचर का था, वो तो मान के चलिए 2D ऑब्जेक्ट के लिए था। लेकिन ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स को अगर हम स्पेस में रखते हैं तो स्पेस में रखने के बाद ये हर तरफ चारों तरफ फैलेगा। तो चारों तरफ फैलेगा तो देख रहे हैं कि ये पॉइंट को अगर हम P तो मान ही लिए हैं, इसको A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें, इस पॉइंट को C मान लें, इस पॉइंट को D, और इस पॉइंट को E, और इस पॉइंट को F। इतना बात समझ रहे हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं एक प्लेन में लाई करते हैं। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, जैसे यहाँ से छोटा सा, मतलब ये एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट निकलेगा। वेव फ्रंट निकल करके अगर किसी इंस्टेंट पे, अगर मान लीजिए आफ्टर टाइम t, मतलब कुछ टाइम बीत गया, तो उस टाइम पे अगर वेव फ्रंट देखेंगे तो यहाँ से निकल करके यहाँ चले आया है। और इस पॉइंट पे, मतलब इस प्लेन के ऊपर अगर देखेंगे तो ये पॉइंट, मतलब अगर डिस्टेंस को सेम रख दिया जाए, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सोर्स, अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर दिए, अगर यहाँ पे हम इसको फिक्स कर दिए, अगर डिस्टेंस फिक्स है, ओमेगा जानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को दिखाता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट है। तो यहाँ पे टाइम के साथ अगर देखेंगे तो ये जो जितना भी टर्म है, सारे के सारे फेज जो है वो सेम होंगे। अगर मान चलिए यही उठ करके आगे चले जाए, मतलब ये टाइम के साथ अगर देखेंगे, डिस्टेंस फिक्स है, तो ये अगर कुछ देर के बाद अगर देखेंगे तो ये यहाँ आ सकता है, मतलब कुछ देर आगे चलेगा। लेकिन अब ये सारे के सारे पॉइंट जो है सो पॉइंट भी तो शिफ्ट करेंगे, मतलब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, तो वेव फ्रंट आगे बढ़ने की वजह से ये पॉइंट भी शिफ्ट करेगा। तो जनरली हम बात कर सकते हैं कि सीधा कर सकते हैं कि वेव फ्रंट एक प्लेन है, और वो सारे पार्टिकल का प्लेन है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, वो उसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो यहीं पे डेफिनेशन लिखे हैं कि इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम का सारे पॉइंट जो वाइब्रेट कर रहा है एक ही फेज में, वो सारे का लोकस अगर देखा जाए, मतलब ये ABCDEF, ये सारे पॉइंट जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो एक सेम फेज में कर रहे हैं, और वो सेम फेज को अगर मिलाया जाए तो एक हमको वेव फ्रंट मिलता है। और वेव फ्रंट का शेप अगर देखा जाए तो पॉइंट सोर्स के लिए होता है, वो स्फेरिकल नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स से, इस पॉइंट सोर्स से चारों तरफ वेव फ्रंट निकला, वेव फ्रंट निकलेगा तो वो जितने भी पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो सारे पार्टिकल्स को अगर मिलाएंगे तो हमको एक सरफेस मिलेगा, और वो सरफेस जो मिला उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये है वेव फ्रंट, ये जो है इसको कहते हैं वेव फ्रंट। आप देखिए रिपल वाला एग्जाम समझिए, रिपल को जैसे गिराते हैं वो आप देखें, इसलिए आपको ज़्यादा फील होगा। तो रिपल जैसे ही गिराते पानी के अंदर तो चारों तरफ पानी का रिपल्स जो होते हैं वो निकलता फिर दूर उठकर चले आते हैं, और वो देखेंगे तो सबका डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स उस पर ऑसिलेट कर रहा हो सबका डिस्टेंस सेम होता है। तो वो सारे पार्टिकल का अगर लोकस निकाला जाए तो पानी वाले केस में तो सर्किल आएगा, लेकिन जब हम स्पेस में बात करेंगे तो स्पेस में स्फेरिकल आएगा। तो यही है कि यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट जो देख रहे हैं हम लोग, पॉइंट ABCDENF हैज सेम फेज। ये बात, पहला बात तो इन्होंने वेव फ्रंट के बारे में बताया। दूसरा बात जो ये कहा है, दूसरा बात को यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये कहा, ये जो कहा वेव फ्रंट जो प्रोपेगेट करती है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इस बात को भी समझेंगे। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यहाँ पे वेव जो है सो वो लाइट वेव के बारे में बात कर रही है, हो रही है। प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऑलवेज, कहीं पे लिखा था एनर्जी, तो एनर्जी जो ट्रेवल होती है प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ही होती है। प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट।
वेव फ्रंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी वेव फ्रंट्स, अगर ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट का डायरेक्शन है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट सबको आप लोग ध्यान में रखिए। आगे हम इसके ऊपर बहुत सारे वेव फ्रंट को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में बढ़ते हैं। इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो तीसरा पॉइंट जो है इनका, वो बताए अलग अलग सोर्स के लिए जो वेवफ्रंट बनता है वो अलग अलग बनता है। तो टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं इसका जो कहा गया है टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट के बारे में। अभी पॉइंट सोर्स के लिए देखें तो वो स्फेरिकल बना था, तो हम लोग पॉइंट सोर्स से निकलेंगे। तो फर्स्ट में लेते हैं पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स को अगर हम जनरली देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पॉइंट सोर्स है। अगर इस पॉइंट सोर्स से जो वेवफ्रंट निकलेगी तो वो वेवफ्रंट निकल कर वो पूरा स्पेस में निकलेगा। तो ये वेवफ्रंट जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ये स्फेरिकल होता है, यहाँ पे स्फेरिकल होता है, ये स्फेरिकल है। पॉइंट सोर्स के लिए जो होता है वेवफ्रंट वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट दिखाएंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए सोर्स है तो जो लाइट निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हम ये जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है, मतलब लाइट वेव जो प्रोपगेट कर रही है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर वेव फ्रंट के। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ भी है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट पे भी अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है। और सेकेंड अगर बात करें लाइन सोर्स के लिए, तो ये तो पॉइंट सोर्स के लिए समझ गए। तो सेकेंड बात कर रहे हैं हम लोग लाइन सोर्स या लीनियर सोर्स के लिए कह सकते हैं। तो लीनियर सोर्स के लिए, अगर लीनियर सोर्स के लिए देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये हमारा लीनियर सोर्स है कोई। अगर ये लीनियर सोर्स है, मान लीजिए कि ये कोई लीनियर सोर्स है, मतलब इसका लेंथ जो है सो लगभग इनफाइनाइट मान लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट मांगेंगे तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये इनफाइनाइट लेंथ का लीनियर सोर्स है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। देखिए ये एनसीईआरटी में सारे पॉइंट को एक ही लाइन में कह करके निकल गया, लेकिन हम हर पॉइंट को अलग अलग कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो ये लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स से रे ऑफ लाइट जो निकलती है वो कुछ इस तरह से निकलेगा। मतलब ये कुछ ऐसे नहीं, जैसे कि ये लीनियर सोर्स है, जहाँ ऐसे देखिए ये लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स से रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगा, इस तरफ से निकलेगा, इस तरफ से निकलेगा, हर तरफ निकलेगा, ये चारों तरफ निकलेगा। और चारों तरफ पे अगर सब हर मतलब डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए तो वो डिस्टेंस जो फिक्स होगा तो वो सारे पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उस वाइब्रेट किया हुआ पार्टिकल जो है सो ऑसिलेट कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो हमें सिलेंड्रिकल मिलेगा, मतलब वो सिलेंडर मिलेगा। तो लाइन सोर्स के द्वारा जो वेवफ्रंट बनता है वो सिलेंड्रिकल होता है। तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से निकला, ये कुछ इस तरह से, मतलब हर तरफ निकलेगा। अब इनके द्वारा अगर मिलाया जाए जितने भी सोर्स ऑफ लाइट का जो वेवफ्रंट बना रहा है ये लीनियर सोर्स की वजह से वो स्फेरिकल बना रहा है, वो स्फेरिकल बना रहा है, ये स्फेयर है। तो आप ये समझ गए कि जो लीनियर सोर्स की वजह से बनता है वो स्फेरिकल नहीं, ये सिलेंड्रिकल। ये जो शेप दिख रहा है आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है, सिलेंड्रिकल। और दो देखिए, तीसरा इन्होंने बताया, देखिए इस दोनों को देख लिए हैं तो हम मिटा देते हैं इसको। तीसरा सोर्स एट इन्फिनिटी, जब सोर्स इन्फिनिटी पे आता है तो हमें वहाँ से पैरेलल रे आता हुआ दिखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी इन्फिनिटी पे सोर्स रखते हैं तो अगर रे डायग्राम में आप रे ऑप्टिक्स के अंदर बनाए हैं तो उनसे जो आने वाले रे होते हैं हमको पैरेलल दिखता है। तो तीसरा सोर्स एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, या इसी को कह सकते हैं पैरेलल रे की वजह से, पैरेलल रे की वजह से जो लीनियर वेवफ्रंट बनेगा, यानी के द्वारा जो वेवफ्रंट बनेगा। तो देखिए
कुछ इस तरह से लाइट आता हुआ इन्फिनिटी से दिखता है, क्योंकि इन्फिनिटी से जब भी लाइट आती है तो पैरेलल रे ही दिखता है, ये पैरेलल रे है। तो ये अगर देखेंगे तो सारे रे को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पे जो हमें एक वेवफ्रंट मिलेगा वो मिलता है प्लेनर। अगर देखें तो ये कुछ एक प्लेन मिलाया करता है, जनरली इसको देखा जाए तो ये प्लेनर वेवफ्रंट है। ये जो वेवफ्रंट है ये प्लेनर है, प्लेनर वेवफ्रंट। तो सोर्स एट इन्फिनिटी पे हो या लार्ज डिस्टेंस पे अगर सोर्स के बारे में कहा गया है तो वहाँ से जो भी बनेगा वेवफ्रंट, तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो बनेगा प्लेनर, प्लेनर वेवफ्रंट बनेगा। तो इतना बात को इन्होंने माना। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो है सो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चौथा पॉइंट से पाँचवा पॉइंट पर अगर हम चलेंगे तो उन दोनों को मिला करके हम लोग वेवफ्रंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग चौथा पॉइंट पे। और चौथा पॉइंट जो है सो कुछ हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसको मानने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है। तो चौथा पॉइंट जो है इनका है, 3 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। ये कह रहा है कि जो एवरी वेवफ्रंट each point of each points of वेवफ्रंट, पहले लिख लीजिए, इसको हम समझाएंगे। वेवफ्रंट्स acts as point source of light, point source of light। और इसी को सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एनसीईआरटी में कहा गया है। तो जनरली सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जो करा है वो पॉइंट सोर्स वही कहा गया, वो पॉइंट सोर्स एक लाइट का ही होगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच emits its own wavelet are called secondary wavelet, secondary wavelets, and these wavelet travels in medium with a speed of wave। थोड़ा सा ये लंबा पॉइंट है, लेकिन इस बात को आपको समझ में आएगा। देखिए हम डायग्राम से समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट सोर्स है, ये मान लिए पॉइंट सोर्स है। तो इस पॉइंट सोर्स की वजह से अभी हम लोग देख चुके हैं कि वेवफ्रंट जो बनते हैं वो स्फेरिकल है। तो हम यहाँ से एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बना दिए। थोड़ा गंदा सा बनेगा, इसको सही कर देते हैं। पॉइंट सोर्स की वजह से जो बनता है वेवफ्रंट वो स्फेरिकल, मान लिए ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है। यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स मान लिए P है। तो ये सोर्स को जनरली S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको S कर देते हैं। तो एक पॉइंट सोर्स तो ये हो चुका है। और इसके अकॉर्डिंग करा कि ईच पॉइंट ऑफ वेवलेट एक्ट एज पॉइंट सोर्स, मतलब ये कह रहा है कि जो जितने पॉइंट है वो एक्ट करता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से। मतलब इस वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट हैं, ये जितने भी पॉइंट्स है ये सारे, इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो बिहेव करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की वजह से। यही नहीं लिखे हैं, कारण ईच पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट एक्ट्स एज पॉइंट
एक्ट्स एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जितने भी पॉइंट है ये एक नया सोर्स ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बिहेव करेगा। तो ये अपना खुद का विच इमिट्स, यहाँ से लिखा हुआ है विच इमिट्स इट्स ऑन वेवलेट, मतलब जो अपना खुद का वेवलेट क्रिएट करता है। तो ये पॉइंट सोर्स है, तो इनके द्वारा जो वेवफ्रंट निकलेंगे उसको वेवलेट कहते हैं। जैसे कि इस सोर्स के द्वारा जो निकला उसको वेवफ्रंट कह दिए। और ये पॉइंट सोर्स जो एक नया, मतलब इस वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट बिहेव करेंगे एक नया सोर्स की तरह, उसको हम लोग सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। पॉइंट सोर्स या इसी को सेकेंडरी सोर्स कहते हैं या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कहते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो इनके द्वारा जो वेवफ्रंट निकलेगा, तो इस वेवफ्रंट को हम लोग फिर से दिखा सकते हैं कि ये भी स्फेरिकल होगा। इसको थोड़ा सा चलिए इस कलर से दिखा देते हैं। तो ये भी इसके द्वारा भी जो निकलेगा ये स्फेरिकल होगा, ये सारा स्फेरिकल है। और ये पॉइंट को करते हैं, ये पॉइंट जो है सो सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स तो हम जानते हैं कि यहाँ ये है, और ये सेकेंडरी सोर्स खुद जो अपना वेवलेट निकालते हैं, वेवफ्रंट निकालते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट्स। देखिए फिर से समझिए, पहला बात है कि पॉइंट सोर्स की वजह से निकला एक वेवफ्रंट, और वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो एक फिर नया सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो आप जब नया सोर्स है तो उससे फिर निकलेंगे वेवफ्रंट, और उस वेवफ्रंट का नाम दिया गया है वेवलेट। इसको सेकेंडरी वेवलेट कहा गया है। इसको चलिए फिर से लिख देते हैं, थोड़ा गंदा हो गया। सेकेंडरी वेवलेट्स, जिस तरह से पिग से पिगलेट होता है उसी तरह से हम लोग यहाँ से वेव से वेवलेट कर दिए हैं। तो ये किताबों में इसको वेवलेट ही कहा गया है। तो मान लीजिए कि जैसे देखिए पहला पॉइंट सोर्स से निकला वेवफ्रंट, वेवफ्रंट का प्रत्येक पॉइंट खुद बिहेव करेगा एक नया सोर्स की तरह, और वो नया सोर्स को कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। ये सोर्स ऑफ लाइट ही है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और इस सेकेंडरी सोर्स के वजह से जो एक वेवफ्रंट बनेगा उस वेवफ्रंट को कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। क्लियर हो गया। और ये सेकेंडरी वेवलेट जो ट्रेवल करेंगे मीडियम में, वो स्पीड ऑफ वेव के स्पीड से ही, मतलब जो वेव का स्पीड है उसी स्पीड से ट्रेवल करेगा। ये बात आप समझ गए हैं। और जो चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट आ जाएगा, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और उसके वजह से हम लोग नया वेवफ्रंट निकाले थे। कह रहा कॉमन टेंजेंट ड्रॉ ऑन सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट समझ में आ गया आप लोगों को। ये जो है सेकेंडरी वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट, या फॉरवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेवफ्रंट। अब ये पॉइंट क्या कह दिया, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग है कि जितने भी पॉइंट हैं, सॉरी ये जो जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट से जो वेवलेट निकला, उस वेवलेट के ऊपर अगर हम सेकेंडरी, मतलब इस वेवलेट के ऊपर अगर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दे, यही नहीं करा है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ ऑन सेकेंडरी वेवलेट, मतलब सेकेंडरी वेवलेट के ऊपर अगर हम कॉमन टेंजेंट अगर ड्रॉ कर देंगे तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका अगर देखें तो वेव जो ट्रेवल कर रही है कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन तो इस तरफ हो गया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इसके ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए कि कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो डॉट लाइन से आया मिला है, ये एक नया वेवफ्रंट मिल गया, न्यू वेवफ्रंट। देख लीजिए चौथा पॉइंट को समझ लीजिए। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि चौथा पॉइंट कह रहा है कि जो सेकेंडरी वेवलेट आया है, सेकेंडरी वेवलेट के ऊपर में अगर सेकेंडरी वेवलेट की दो डायरेक्शन है, या तो देखिए या तो इनवर्ट कर सकते हैं या आउटवर्ट कर सकते हैं। तो जो
मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होते हैं ये हाइजेंस के द्वारा 0 मान लिया गया था। तो यहाँ पे अगर छठा पॉइंट भी निकाल दें तो लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज्यूम्ड टू बी 0। किनके द्वारा? ये हाइजेंस के द्वारा ही माना गया था। हाइजेंस के द्वारा कहा गया कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेवलेट होते हैं ये सब, इसका इंटेंसिटी को 0 मान लिया गया। तो जब भी हमको लेना है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेना है। तो ये 6 पॉइंट हो गया, चौथा, पाँचवा और छठा। इस छठा पॉइंट को देख करके हम लोग जो है सो अब नया वेवफ्रंट ड्रॉ करेंगे। बस इसी वेवफ्रंट के मतलब कंसेप्ट पे हम लोग आगे के फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको आप लोग पॉज करके एक बार अच्छे तरह से नोट कीजिए और इस पर सोचिए, उसके बाद आप लोग वीडियो चालू करके देखिए। थोड़ा सा पॉज करके इस पॉइंट को 6 पॉइंट को देख लीजिए। 6 पॉइंट को देखने के बाद अभी हम जो नया वेवफ्रंट बनाएंगे अलग अलग पॉइंट सोर्स के लिए, अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट के लिए, तो ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो उसको समझने में बहुत आसानी होगा। तो इसको आप नोट कीजिए और समझिए, उसके बाद फिर से देखिए। तो अब हम लोग वेवफ्रंट को ड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी पॉइंट पर हैं उन सब का कॉम्बिनेशन कर करके वेवफ्रंट को अब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं ड्रॉ वेवफ्रंट। हम लोग पहले 3 बेसिक को ड्रॉ कर लेंगे और उस 3 बेसिक के कंसेप्ट में हम लोग कोई भी वेवफ्रंट को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला पैरेलल बीम के लिए करते हैं। फर्स्ट जो होगा वो पैरेलल बीम के लिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही जनरली जितना भी बात हो रहा है वो लाइट के बारे में ही हो रहा है। तो पैरेलल बीम के लिए देखा जाए तो देखिए पैरेलल लाइट तो इसी तरह से आता है। तो ये पैरेलल लाइट है। तो पैरेलल लाइट के वजह से या पैरेलल बीम के वजह से हम लोग जानते हैं कि जो अभी इसके द्वारा जो वेवफ्रंट बनते हैं वो प्लेनर बनता है। ये आप जान चुके हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि बनने में, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो हम लोगों को पता है वो तो लेके चलेंगे ही, क्योंकि बेसिक जो हम लोग 3 पढ़े हैं, पॉइंट सोर्स के तरह, पॉइंट सोर्स की वजह से वेवफ्रंट जो बनती है वो स्फेरिकल, पैरेलल बीम की वजह से जो बनता है वो प्लेनर, और लाइन सोर्स की वजह से बनता है वो सिलेंड्रिकल बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। तो इसका जितना भी पॉइंट है, मतलब इस वेवफ्रंट का जितना भी पॉइंट है वेवफ्रंट के ऊपर, वो सारे पॉइंट बिहेव करेंगे सेकेंडरी सोर्स की तरह। और ये अपना वेव के मतलब जो इससे वेवफ्रंट निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे वेवलेट। अगर हमको टी टाइम के बाद हमको एक नया वेवफ्रंट ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? तो बताए थे कि इससे होकर के टी टाइम पे अगर देखेंगे तो कितना डिस्टेंस चलेगा। तो अगर वेव का स्पीड को मान लें v है, v वेव स्पीड है, तो जो अगर टी टाइम बाद देखेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो जनरली हम लोग मान लेते हैं कि अगर रेडियस ही देख लेंगे तो रेडियस जो होगा v इंटू टी, ये हो जाएगा आफ्टर टी टाइम पे, आफ्टर टी टाइम। तो टी टाइम के बाद अगर इसका देखेंगे वेवफ्रंट, तो जो नया वेवफ्रंट जो बना उसको वेवलेट कहेंगे। तो मान लेते हैं कि इसके द्वारा जो बना कुछ इस तरह से, ये भी स्फेरिकल बनेगा, और फिर इसके वजह से देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसके वजह से देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। हम लोगों को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन सामने का रखना, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से चल रहा है तो सिर्फ हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही मतलब रखेंगे। तो ये सारे इस सब के ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये जो लाइन है मतलब सारे पॉइंट है वो पॉइंट स्पेस में आ रहा है, ये सारा पॉइंट जो आ रहा है वो स्पेस में आ रहा है। तो इन सब को मिलाएंगे तो हमें फिर से एक नया प्लेन मिलेगा, फिर से एक नया प्लेन मिलेगा। अब फिर इस नया प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, मतलब इसके ऊपर मान लीजिए कि यही पॉइंट है,
फिर ये पॉइंट है। अब ये सारे पॉइंट जो है सो फिर एक नया सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और ये नया सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो इसके द्वारा फिर मतलब ये इसको वी टाइम में देख लिए। अगर ये वी टाइम में देखेंगे तो सारे के सारे जो वेवलेट हैं, तो सारे के सारे सोर्स हैं वो सेम डिस्टेंस, क्योंकि सबका रेडियस तो सेम ही होगा, क्योंकि सारा का सारा पॉइंट जो है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मीडियम सेम है तो स्पीड ऑफ वेव सेम होगा। तो अगर एक पॉइंट अगर एक की वजह से अगर उसका रेडियस अगर देखा जाए तो वीटी है तो दूसरा का भी वीटी होगा, तीसरा का भी वीटी होगा। और इसी तरह से देखेंगे तो इस पर जो अगर चलेगा तो ये वीटी डिस्टेंस चलेगा आगे, तो ये भी वीटी डिस्टेंस चलेगा और ये भी वीटी। तो मान लेते हैं कि वीटी डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट पे आ रहा है, तो यहाँ जो ड्रॉ करेंगे तो फिर से इसका वेवलेट ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो आने वाला फिर से ये फिर से प्लेन आ रहा है। और सेकेंड हम लोग देख लेते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम की वजह से, तो डाइवर्जिंग बीम का यहाँ पे कर लेते हैं। तो डाइवर्जिंग बीम के बारे में आप जानते हैं कि कुछ इस तरह से होता है, और ये पॉइंट्स, क्योंकि डाइवर्जिंग बीम को अगर देखा जाए तो इसका सोर्स देख रहे थे एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के द्वारा वेवफ्रंट जो बनते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो पहला तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं कि इसके द्वारा जो वेवफ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल होगा। अब ये सॉरी इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं। ये स्फेरिकल है। अब जितने भी इसका पॉइंट है, अगर हम जनरली उन्हीं पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो रे के डायरेक्शन में बात है, तो अब ये सारे पॉइंट जो है, अगर 3 पॉइंट को हम यहाँ पे कंसीडर किए तो तीनों पॉइंट बिहेव करेगा एक नया सोर्स की तरह से। अब ये नया सोर्स है तो इससे निकलेगा नया वेवफ्रंट, और उस नए वेवफ्रंट को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट। और ये सेकेंडरी वेवलेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर देखेंगे टी टाइम में अगर डिस्टेंस अगर कोई कवर किया है वी टी इतना, तो ये भी वी टी कुछ इतना ही करेगा, आपको ये भी कुछ इतना ही करेगा, ये भी वी टी और ये भी वी टी। और इन सब को मिलाएंगे अगर देखा जाए तो इन सब को अगर यहाँ पे करेंगे, इसको अगर देखा जाए तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट बना रहा है तो जिस तरह से है, और इन सब के ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि इसके वजह से टोटल ये माने तो एक स्फेरिकल बनेगा। लेकिन हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में ही कंसिडर करते हैं। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, अगर चाहें तो इसको हम पूरा कंप्लीट बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बनाने का फ़ायदा क्या है, फालतू का टाइम बर्बाद होगा। तो हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाएं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाने के बाद जो है सो इस पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो नया वेवफ्रंट जो आ रहा है उसका भी शेप स्फेरिकल है। अगर देखा जाए तो ये जो वेवफ्रंट आ रहा है अगर इसको भी मिलाएंगे तो ये भी जाकर कहीं ना कहीं ये स्फेरिकल ही बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब भी डाइवर्जेंट बीम है तो उससे जो वेवफ्रंट बन रहा है एक स्फेरिकल बना है। फिर से अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कट करेंगे, फिर यहाँ पे कट करेंगे तो इनसे भी फिर से बनेगा स्फेरिकल बनेगा। अगर इस रे को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहेगा तो यहाँ से जितने भी वेवफ्रंट बनने वाले हैं सारे के सारे स्फेरिकल। ये डाइवर्जिंग बीम के लिए देख लीजिए। अब कन्वर्जिंग बीम के लिए हम लोग देखना चाहें तो उसको भी आराम से देख सकते हैं। ये दो देख लिए, ये बेसिक है, पहला पैरेलल बीम, दूसरा डाइवर्जिंग बीम। आप तीसरा हम लोग कन्वर्जिंग बीम को देखते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। अब हर बार हमको इस तरह नहीं करना, बस कंसेप्ट देख लेंगे और आराम से वेवफ्रंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये बेसिक है इसलिए हम तरीका बता रहे हैं। तीसरा है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम के लिए हम लोग को ड्रॉ करना है। तो कन्वर्जिंग बीम के लिए आप जानते हैं कि एक पॉइंट पे सारा मतलब रे आकर के इमिट होती है। तो मान लीजिए टर्मिनेट करता है, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये कुछ इस तरह से ये सारा रे आकर के इस पॉइंट पे आ रहा है। तो ये एक पॉइंट सोर्स हो जाएगा, ये एक पॉइंट सोर्स है। और ये पॉइंट सोर्स की वजह से आप जानते हैं कि जो वेवफ्रंट होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो मान लेते हैं कि बड़ा सा रेडियस लेकर के स्फेयर ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ से लेकर के कुछ ऐसे लेकर के करते हैं, तो ये बड़ा सा लेकर के ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये पूरा बोर्ड को कवर कर लेगा। हम लोग सिर्फ इस पोर्शन को ड्रॉ करते हैं, तो ये मान लिए कि स्फेरिकल है।
इसको मान लिए ये स्फेरिकल है। तो अब ये स्फेरिकल है, तो अगर इस वेवफ्रंट के हर पॉइंट पे देखेंगे तो ये हर पॉइंट जो बिहेव करेगा एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस या सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब सेकेंडरी सोर्स के वजह से अगर इस डायरेक्शन में अगर देखना है तो अगर वीटी टाइम में जो डिस्टेंस कवर ये करेगा, इसके वजह से जो वेवफ्रंट निकलेगा, मान के चलिए इसकी वजह से जो वेवफ्रंट निकला है, ये नया वेवफ्रंट निकलेगा, उसको सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे। तो ये कुछ ऐसे मान के चलिए इस तरह से निकला है, तो हम इसका सिर्फ सामने वाला पोर्शन को ही दिखाते हैं। इस तरह से इसका दिखाएंगे तो ये सामने वाला पोर्शन जो आ जाएगा कुछ इस तरह, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस वीटी कवर करेगा। सबका स्पीड सेम है तो ये भी वीटी कवर करेगा, तो ये भी वीटी, और इसका अगर करेंगे तो कुछ इस तरह से मान के चलिए आ जाएगा। अब इन सब के ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी स्फेरिकल ही आने वाला, देख सकते हैं ये जो आ रहा है फिर से स्फेरिकल आ रहा है। इस तरह से देखेंगे तो ये सारे के सारे वेवफ्रंट जो आ जाएंगे स्फेरिकल आ जाएगा। तो कन्वर्जेंट बीम की वजह से भी स्फेरिकल, डाइवर्जिंग बीम के लिए के वजह से भी स्फेरिकल है। तो आप स्फेरिकल देख सकते हैं, तो सेंटर के जहाँ पे पॉइंट सोर्स मिलेगा उसी डायरेक्शन में हम लोगों को स्फीयर ड्रॉ कर देना है, वहाँ से वेवफ्रंट मिल जाएगा। तो चलिए अलग अलग क्वेश्चन के लिए आप ड्रॉ कर दिखाते हैं, तो था स्पेशल के लिए तो कुछ जनरल डायग्राम हम लोग लेते हैं, उसकी वजह से वेवफ्रंट ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि सामने मिरर है और मिरर के ऊपर हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से जो आ रहा रे ऑफ लाइट वो सारे के सारे पैरेलल से, अगर पैरेलल दिख रहा है तो भी सही, नहीं दिख रहा तो मान लीजिए तो ये इंसिडेंट हो रहा है इस तरह से। तो आप जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और ये सारे के सारे इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से। तो आप इसके ऊपर वेवफ्रंट ड्रॉ करना है तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो इसके द्वारा जो वेवफ्रंट आ जाएगा वो प्लेनर होगा कुछ इस तरह से। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा ये प्लेनर, और इस पर ड्रॉ करना है तो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये भी प्लेनर होगा। और सामने करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ये सारे के सारे प्लेनर हो सकते हैं। तो ये तो इस तरह से हो गया। अगर हम मान के चलिए कि मिरर ले लेते हैं, ये तो प्लेन मिरर था, एक कन्वर्जिंग मिरर ले लेते हैं। ये कन्वर्जिंग मिरर आप समझते हैं, जिसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। इसके ऊपर रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है कुछ इस तरह से। अगर मान लेते हैं कि ये इसका पोल है, प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पे ये रे ऑफ लाइट जा रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन आप लोगों को तो करा सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फोकस पॉइंट है, तो सारे के सारे रे ऑफ लाइट जो होंगे वो इसी से होकर के लौट जाएगा, इससे होकर के लौट जाएगा, ये इससे होकर के लौट जाएगा। तो पहला जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की वजह से अगर हम लोग बनाना चाहेंगे वेवफ्रंट तो ये बनेगा प्लेनर, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है, तो पैरेलल रे की वजह से जो वेवफ्रंट बनता है वो प्लेनर बनता है। ये पैरेलल रे की वजह से जो बन रहा है वो प्लेनर वेवफ्रंट। और देखेंगे इसके वजह से, तो यहाँ पे हमको पॉइंट सोर्स की तरह मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेवफ्रंट अगर हर जगह वेवफ्रंट ड्रॉ करना चाहते कर सकते हैं। तो इस पॉइंट की वजह से अगर हम चाहेंगे तो ये ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह, ये इस तरह से आ जाएगा, और ये इस तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से वेवफ्रंट आ जाएगा। तो देख रहे हैं पॉइंट सोर्स हमको जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे हम एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, और स्फीयर इसी तरह से आगे भी एक्सटेंड कर देंगे और पीछे भी एक्सटेंड कर देंगे। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो पहले ये वेवफ्रंट बना होगा, उसके बाद ये बना होगा, फिर ये बना होगा, उसके बाद फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर फेज देखेंगे, अगर मान के चले अगर इसका हम फेज मान लें फाई है, इसका फेज फाई 1 है, तो ये जितने भी पॉइंट है इसके ऊपर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट का फेज फाई 1 होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर जो भी पॉइंट आएगा उन सब का फेज फाई 1 ही रहे, इसका फेज फाई 2 होगा, लेकिन ये सारे पॉइंट जो भी इस प्लेन में लाई करेगा उस सबका फेज सेम होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट था और ये सेकेंड है। चलिए थर्ड भी करके दिखा सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड पे आते हैं, इसको मिटा करके।
तो थर्ड रे ऑफ लाइट, एक लेंस ले लेते हैं, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक रे जो पोल से होकर के जाएगा वो तो सीधा निकल जाएगा, जानते हैं। दूसरा पैरेलल ले लेंगे, तो ये अगर मान लें सेकेंडरी फोकस है तो ये सेकेंडरी फोकस से होकर ही सब गुजरेगा। ये मान लिए सेकेंडरी फोकस, कुछ इस तरह से। तो इनके वजह से आपको वेवफ्रंट बनाना है। तो वेवफ्रंट बनाना तो देखिए इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो पैरेलल की हमको सोचना कुछ नहीं है, आराम से चाहे इसके लिए प्लेन वेवफ्रंट बना सकते हैं। ये प्लेन वेवफ्रंट हो जाएगा। अगर सामने ही बनाना चाहें तो इस तरह से प्लेनर वेवफ्रंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पॉइंट सोर्स दिख रहा होगा, तो पॉइंट सोर्स दिख रहा होता है, इसकी वजह से स्फेरिकल वेवफ्रंट। इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो इस तरह से वेवफ्रंट बनता जाएगा। और पीछे भी देखेंगे तो देखिए पहला वेवफ्रंट ये होगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर ये बनेगा, तो इस तरह से बनता चला जाएगा। और चौथा अगर चाहें तो उसको दिखा सकते हैं प्रिज्म की वजह से। देखिए रे हर जगह तीन ही तरह से होने वाला है, या तो डाइवर्जिंग रे रहेगा, कन्वर्जिंग रहे, चाहे पैरेलल रे रहे। तो प्रिज्म पे अगर आपको चाहें तो दिखाना चाहें तो कुछ देख लीजिए। ये प्रिज्म है, प्रिज्म पे रे ऑफ लाइट को मान लीजिए कि हम कुछ इंसिडेंट ऐसे फॉल किए। अब ये कुछ होने के बाद मानते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसे होकर के ये कुछ इस डायरेक्शन में निकल गया। तो हमेशा वेवफ्रंट जो होता है वो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग प्लेन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ये वेवफ्रंट। और इसे बनाना चाहेंगे तो सीधा इस तरह नहीं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाना है और वो प्लेन वेवफ्रंट होगा। तो देखिए अभी भी ये रूल को वैलिड कर रहा है कि जितना भी रे ऑफ लाइट है वो सारे के सारे उस प्लेन के ऊपर, उस वेवफ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब जो भी हमको वेवफ्रंट मिल रहा है वो प्लेन के ऊपर मिल रहा है, कभी स्फेरिकल प्लेन, कभी सिलेंड्रिकल प्लेन, और कभी हमको ये इस तरह से मिल रहा है प्लेनर। तो आप देख लिए हैं, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतना बात को हम लोग डील कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।